आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम रोज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, सुमेलित करने को बोला जा रहा है, तो देखते हैं। एक तरफ जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, मतलब सेम ये नहीं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी पूरा स्थल की खोज किसने की है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं। तो हड़प्पा जो कि वर्ष 1921 में खोजा गया था और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित खोजा गया पहला नगर था, पहला स्थान था। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने वर्ष 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय भी राय बहादुर दयाराम साहनी जी को ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम। अगला नाम दिया है, अगला स्थान लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। इसको खोजने का श्रेय जाता है रंगनाथ राव को। उसके बाद है बनावली को खोजने का श्रेय है रविंद्र सिंह बिष्ट, जिनको काफी सारी किताबों में RS बिष्ट भी लिखा जाता है। उसके बाद सुतकागेंडोर जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, सुतकागेंडोर। तो ये जो है ना सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल भी है सुतकागेंडोर, जिसको खोजा था ऑरेल स्टाइन ने। ऑरेल स्टाइन है, माफी चाहूंगा, ये हो गया है, ये ऐसे होना था, पहले स्लाइड में मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। ऑरेल स्टाइन, ये जो है सही होगा। तो कूट क्या बन रहा है? 2 4 3 1, ये आपका जो है कूट बनेगा 2 4 3 1। आप कूट मिला लीजिएगा, 2 4 3 1 द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह मानता है? तो देखो, 1857 की क्रांति में सिपाहियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन सिपाहियों के अलावा जो दूसरे लोग थे, कई सारे राजे महाराजे, किसान, शिल्पकार, दस्तकार, इस टाइप के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। लेकिन जो अंग्रेज थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ये तो सिर्फ छोटा मोटा सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह था, ऐसा अंग्रेजों का कहना था। तो इसका आपका आंसर होगा जॉन लॉरेंस। इसने जो है इसको पूरी तरह से सिपाहियों द्वारा किया गया बगावत कहा है। आरसी मजूमदार की अगर हम लोग बात करें, रमेश चंद्र मजूमदार, ये जो है ना ऐसे इतिहासकार हैं जिनके बारे में काफी बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बारे में इनकी क्या विचार हैं। तो जो आरसी मजूमदार हैं, इनका कहना है कि 1857 की क्रांति जो है क्रांति नहीं थी। तो ऐसा पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो आरसी मजूमदार भारतीय थे, तो इंपॉर्टेंट है। एसएन सेन, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे ना, उस समय 1957 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को जब 100 वर्ष पूर्ण हुए, तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से एसएन सेन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये प्रूफ किया कि जो 1857 की क्रांति थी वो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया सुनियोजित विद्रोह था, क्रांति था। ये किन्होंने कहा है? विनायक दामोदर सावरकर, अर्थात वीडी सावरकर। मतलब इन्होंने जो है ना पहली बार बोला कि जो 1857 की क्रांति है वो केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, वो भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए किया गया सशस्त्र क्रांति था, योजनाबद्ध तरीके से किया गया क्रांति था। इन्होंने तो भैया पूरा का पूरा बुक लिख डाला है ना 1857 की क्रांति पर, जिसका शीर्षक ही है 1857 का स्वतंत्रता समर, ऐसा कुछ। पढ़िएगा, वो किताब काफी अच्छी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस। बाकी जो बातें मैंने बताई उसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सही है? सिंधु घाटी की सभ्यता क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला देखते हैं, सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना के दोआब में। उसके बाद जो सही है वो बताना है ना। हाँ, तो ये आपका एक हो जाएगा। अगला दिया है, सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे। तो नहीं भाई, सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो जो है ना अलग समय के या फिर बाहर से आए हुए हैं। अगला दिया है, यहाँ की मोहरें सैलखड़ी से निर्मित थे। ठीक है, ये सैलखड़ी एक प्रकार का मिट्टी होता है, तो उससे जो है मोहरें
तैयार होता था। मोहरे मतलब जो जैसे आज के समय में होता है ना सील ठप्पा, जिससे ऐसे सील लगाते हैं, तो वही वाला मुहर। अगला दिया है विशाल स्नानागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। गलत है भाई, जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, काफी बार पूछा गया है। अगला दिया हुआ है जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ ये अभी तक पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो सका है। तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं वो अपने हिसाब से जैसा भी उन्होंने रिसर्च किया है उस हिसाब से वो दावा करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अंत है वो इस प्रकार से हुआ होगा। तो जो सर जॉन मार्शल है, जो कि वर्ष 1921 के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, तो जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विनाश है वो प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका पहला सही है, तीसरा सही है, पांचवा सही है। तो 1 3 5 जो है सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 3 5 ये। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा वायसराय भारतीयों के प्रति उदार रवैया रखता था। तो देखो जो वायसराय थे ना, ब्रिटिश वायसराय, तो कई सारे वायसराय ऐसे थे जो भारतीयों के प्रति क्रूर व्यवहार करते थे। अधिकतर ऐसे ही होते थे वायसराय, मतलब जितने भी अंग्रेज अधिकारी आते थे ना उनका भारतीयों के प्रति जो रवैया है वो अच्छा नहीं होता था। लेकिन कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे हुए हैं जो भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते थे, उदार रवैया रखते थे। तो जो वायसराय होता था वो ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ा पद होता था, एक तरह से आप मान सकते हो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टाइप का पोस्ट होता था। तो कुछ वायसराय हुए हैं जो थोड़े से उदार थे। लॉर्ड लिटन की बात करें तो भाई ये तो थोड़ा सा अनुदारवादी था। इसने काफ़ी सारे ऐसे अधिनियम लाए जिसका भारतीयों ने विरोध किया था, जैसे कि जो क्या कहते हैं कुछ आर्म्स एक्ट वगैरह भी ये लेके आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर के आया था जिसका भारतीयों ने खूब विरोध किया। जो ICS की परीक्षा, कलेक्टर बनने की जो परीक्षा है उसकी आयु सीमा इसने घटा दी, 19 वर्ष कर दी थी। तो काफ़ी विरोध हुआ था इसका। उस बाद जो लॉर्ड रिपन है ये बहुत ज़्यादा उदार था। आपका आंसर यही होगा, लॉर्ड रिपन, जिसका कार्यकाल था 1880 से 84 इसका कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन। तो जो रिपन है ना इसके समय में फैक्ट्री अधिनियम आया जिसके तहत जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली। इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल के जरिए ना ऐसा एक नियम आने वाला था जिससे भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के भी न्याय कर सकते थे। पहले नहीं तो क्या होता था, जो अंग्रेज अगर कोई कुछ कांड करेगा, उसके ऊपर कोई केस चलेगा तो उसकी सुनवाई ना कोई यूरोपीय न्यायाधीश ही करेगा। लेकिन जो रिपन है उसने बोला कि भाई जो न्यायाधीश है वो चाहे भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो वो सबका न्याय करेगा। मतलब कि चाहे यूरोपीय हो चाहे भारतीय हो, एक भारतीय न्यायाधीश को सभी का न्याय करने का अधिकार होगा। इस तरह का जो है इल्बर्ट बिल आया था जिसका कि भारत में रहने वाले यूरोपीय काफी विरोध किया, जिस कारण इसको वापस लेना पड़ा। तो ये भारतीयों के लिए काफी अच्छा था इल्बर्ट बिल, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये सब इसके समय में हुआ था। और भी काफी सारी चीजें की थी लॉर्ड रिपन ने, जैसे कि दशकीय जनगणना की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने, तो काफी उदार था। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। डफरिन की बात करें तो ये उतना उदार नहीं था। लॉर्ड कर्जन भाई ये तो बड़ा कुख्यात था ना, तो ब इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्यों के आदि निवास स्थल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, मतलब कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बाकी सही होगा और जो गलत है उसको चुनना है, कौन सा सही नहीं है। देखते हैं, तिब्बत दयानंद सरस्वती जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा, आर्य समाज की स्थापना की, तो इनका कहना है कि जो आर्य हैं वो तिब्बत से आए हैं, मतलब कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो तिब्बत है। तो ये ठीक है पहला वाला। अगला दिया है सप्त सैंधव प्रदेश, तो अविनाश चंद्र ठीक है ये भी। मध्य एशिया ये गलत है भाई। जो मध्य एशिया है ना ये मैक्स मुलर, एक यूरोपीय इतिहासकार है मैक्स मुलर, तो मैक्स मुलर का कहना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। वहीं अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार जो आर्य हैं वो भारत के बाहर से आए थे, ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव। तो ये वाला आपका गलत होगा, तो यही आपका उत्तर होगा। हिमालय के शर्मा ठीक है ये, तो स आपका उत्तर होगा, सुमेलित नहीं है वो। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा
और उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा। मैं पढ़ता हूं ध्यान से, आप लोग भी जो है वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर लगाने की कोशिश करिएगा मेरे बताने से पहले, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना होते तो बड़े सरल है, लेकिन जैसा मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाने होता है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो बिल्कुल ठीक है भाई, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य नरेश था उसने हर्षवर्धन को पराजित किया। उसके बाद बोल रहा है एवं महेंद्र वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, जो पल्लव वंश का शासक था, ये जो है पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, न कि पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन प्रथम से। तो मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया और महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था, ध्यान रखना। और जहां तक मेरे ख्याल से महेंद्र वर्मन प्रथम मारा भी गया था शायद, वो थोड़ा सा मुझे पक्का याद नहीं आ रहा है, लेकिन महेंद्र वर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय नहीं हारा था, महेंद्र वर्मन हारा था। दूसरा दिया है पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन प्रथम को पराजित किया। गलत है भाई। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ना, पल्लव वंश का शासक, उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और उसकी पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया। आगे देखते हैं, एवं महेंद्र वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। तो ये तो पहले ही बता दिया था मैं गलत है बोल के, तो ये दूसरा वाला भी गलत होगा आपका। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया, ये ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया एवं हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। देखो पहला लाइन तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आगे बोल रहा है ना, एवं हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, ये गलत है। जो हर्षवर्धन था, जो उत्तर भारत में शासन करता था, ये मतलब ना पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, जो नर्मदा नदी के तट पर। तो ये वाला आपका गलत होगा, मतलब ये तीनों जो है गलत होंगे, आखिरी वाला सही होगा। पढ़ते हैं, द पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया, ठीक है ये। एवं नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, ठीक है। तो यहां पर जो द होगा ना, ये जो कथन है ये सही होगा। देखो जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये था चालुक्य वंश का शासक। पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है वो हर्षवर्धन के साथ भी हुआ, पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ भी युद्ध हुआ। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर, हाँ जो यहां पर दिया है, अच्छा हाँ ऊपर दिया है ना, ठीक है। उसके बाद इसने जो है ना दक्षिण में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के ऊपर आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन प्रथम को भी पराजित किया। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने दो राजाओं को पराजित किया, हर्षवर्धन और महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ भी युद्ध करता है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर देता है और पुलकेशिन द्वितीय को बंदी बना लेता है और उसकी पीठ पर विजय शब्द गुदवा देता है, पुलकेशिन द्वितीय के पीठ पर। तो ये हुआ था। तो यहां पर आखिरी वाला जो है गलत सही होगा, आखिरी वाला जो है गलत हो, सॉरी माफी चाहूंगा, क्या बोल रहा हूं मैं, आखिरी वाला जो कथन है ये सही होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, द। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि यूपीएससी और जो वनडे एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र के संबंध में क्या सही नहीं है। पाटलिपुत्र देखते हैं भाई, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी, बिल्कुल सही है। हर्यक वंश का शासक था उदयन, इसने जो है गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला दिया है, पाटलिपुत्र कालाशोक के समय से मगध की स्थायी राजधानी बनी, बिल्कुल सही है। देखो जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी तो बनाई, लेकिन वो स्थायी नहीं रह सका, क्योंकि ना बाद में जब शिशुनाग वंश का शासन आया तो जो शिशुनाग था उसने ना राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। बाद में फिर कालाशोक ने वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, फिर वहां से जो है पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही मौर्यों के समय भी। अगला हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, ये गलत है भाई। जो पाटलिपुत्र में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो तीसरा वाला था, तीसरे नंबर का बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा वाला कहां पर हुआ था, वैशाली में। देखो 4 बौद्ध संगीति हुए थे। सबसे पहला वाला 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां पर, राजगृह में। दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के टाइम पर, वैशाली में। तीसरा वाला जो है ना सम्राट अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा वाला हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। तो 4 बौद्ध संगीतियां
ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है गलत है कथन, तो यही आपका उत्तर होगा। अगला है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में क्या सही नहीं है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की ना, जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है। पत्नी, ये गलत है। जो यशोदा है ना, ये महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा नाम थोड़ा मिलता जुलता है, यशोधरा। इनके पिता का नाम था, मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी जो माता थी, माता का तो खैर, माता का नाम क्या था, नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। इनकी मौसी का नाम याद आ रहा है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया महात्मा बुद्ध का। उनका नाम था महामाया प्रजापति, नहीं प्रजापति गौतमी, हाँ प्रजापति गौतमी। तो ये महामाया इनकी माँ का नाम था। क्या बताइएगा इनकी माता का क्या नाम था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मौसी का नाम तो प्रजापति गौतमी था, पिता का नाम सुधोधन, और गौतम बुद्ध, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है। बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर इन्होंने 6 वर्ष तक लगातार तपस्या की थी ना। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और 6 वर्ष तक लगातार तपस्या किए, और 35 वर्ष की आयु में इनको जो है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद है प्रथम उपदेश, जो कि सारनाथ में इन्होंने दिया था अपने 5 शिष्यों को, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आपका उत्तर होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पिछले किसी वीडियो में पूछा था और मैंने इसका गलत आंसर दिया था, तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर आपसे मिस्टेक हुआ है, तो पता नहीं मेरे से कैसे गलती हो गया। तो देखो क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली एवं गुरशास्प के नाम से जाना जाता था। मैंने आंसर जलालुद्दीन खिलजी बताया था, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, और अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन में अगर ऐसे कहीं मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो मैं उसको आने वाले वीडियो में ठीक कर देता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी को पहले जो है अली और गुरशास्प कहते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण अशोक का अभिलेख है। तो खरोष्ठी लिपि, तो भाई खरोष्ठी लिपि जो कि पश्चिमी एशिया से भारत आया हुआ था, खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख कौन सा है। तो देखो जो सोपारा है, धौली है, गिरनार है, ये जो है ना ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में। बाकी जो मानसेहरा है ना, ये पाकिस्तान में स्थित है मानसेहरा, तो यहाँ से जो अभिलेख मिला है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। मानसेहरा के अलावा शाहबाजगढ़ी, शाहबाज गढ़ी, ये भी पाकिस्तान में है, तो ये भी जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। अशोक के टोटल 8 वृहद शिलालेख मिले हैं ना, तो उनमें से यह है ये सब, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, सोपारा, धौली, गिरनार, एररगुड़ी, उसके बाद जौगढ़, ये सब, कालसी। तो उत्तर होगा आपका ब। अगला क्वेश्चन दिया है, मौर्य काल में कंटक शोधक का अर्थ है। तो कंटक शोधक क्या होता था भाई मौर्य काल में, तो एक प्रकार का न्यायालय, ये फौजदारी टाइप का न्यायालय होता था। दूसरे प्रकार का न्यायालय होता था धर्मस्थ, धर्मस्थ अथवा व्यवहारिक, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन एक कनिष्क का समकालीन नहीं था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था ना, कनिष्क, इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो देखो नागार्जुन इसका समकालीन था, वसुमित्र इसका समकालीन था, अश्वघोष इसका समकालीन था, और ये सब इसके दरबार में रहा भी करते थे। लेकिन जो आर्यभट्ट है, इनका संबंध जो है ना गुप्त काल से बताया जाता है। खगोल शास्त्री थे ना आर्यभट्ट, गुप्त काल। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कौन सी एक महाकवि कालिदास जी की रचना नहीं है। तो महाकवि कालिदास जी की 7 रचनाएं अभी तक मतलब प्रमाणित हो चुकी हैं, जिनमें से मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद मेघदूतम, हाँ उसके बाद ऋतुसंहार, रघुवंश, और एक क्या छूट रहा है, रघुवंश हो गया, ऋतुसंहार हो गया, मेघदूत हो गया, कुमार संभव। तो टोटल 7 रचनाएं। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त जो गुप्तकालीन थे, विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस जैसी रचनाएं विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। और महाकवि कालिदास जी को भी गुप्तकालीन माना जाता है। तो इनकी 7 रचनाओं के नाम याद रखना। 3 नाटक हैं, ये जो मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक हैं। रघुवंश और कुमार संभव ये महाकाव्य हैं।
उसके बाद मेघदूत और ऋतु संहार, ये खंड काव्य हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, भारतीय इतिहास में पहला चरित्र लेखन किस ग्रंथ को माना जाता है? चरित्र लेखन होता है ना, मतलब किसी व्यक्ति का चरित्र लिखना, वो कैसा था, क्या उसने काम किए, इस टाइप से आजकल बहुत लिखे जाते हैं ना। तो इस तरह का जो पहला किताब था वो था हर्षचरित, जो हर्षवर्धन था ना, उसके ऊपर लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी था। अर्थशास्त्र की बात करें तो भाई ये तो राजनीति पर लिखा गया पुस्तक था, इसमें किसी भी राजा का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें एक राजा को कैसे होना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, राजा के क्या उत्तरदायित्व है, वो सारा कुछ लिखा है, लेकिन किसी राजा के बारे में नहीं लिखा गया है। देखो, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई थी, जो कि मौर्य काल से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। लेकिन इस अर्थशास्त्र में ना मौर्य वंश के किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो किताब है अर्थशास्त्र, ये किसी राजा के बारे में नहीं है। ये एक मतलब कि जो राजा है ना, मतलब किसी एक राजा के बारे में नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि शासन कैसे चलाना है, एक राजा को कैसे होना है, वो उसमें बताया गया है, न कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया या अशोक के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं है। इसमें आने वाले जो राजा, मतलब उनके बाद जो भी राजा होंगे, उसके बाद जो होंगे, उनको कैसे काम करना है, उसके लिए ये किताब लिखा गया है। एक तरह से इस जैसा हमारा संविधान है ना, उसमें किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किस तरह से कार्य करना है, उस चीजों का उल्लेख है। तो बिल्कुल वैसा ही अर्थशास्त्र भी है कि शासन कैसे चलाना है। एक तरह का ये जो है ना, आप ये कह सकते हो, ये एक तरह की संवैधानिक पुस्तिका है, ये हम कह सकते हैं। उसमें अधिकारी कैसे होने चाहिए, न्यायालय कैसा होगा, जो पीछे मैंने कंटक शोधक बताया ना, वो भी अर्थशास्त्र में ही उल्लेखित है। तो वो सारा कुछ, तो इसमें किसी राजा का जिक्र नहीं है, लेकिन राजा को क्या करना है वो सारा कुछ है। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो इसमें ये नाटक है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें ना चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर के किस तरह से नंद वंश का अंत किया, और जो आखिरी नंदवंशी शासक थे महापद्मनंद, उसका किस तरह से अंत किया, वो सारा कुछ नाटकीय ढंग से लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो, ये भी एक तरह का चरित्र लेखन ही कहलाएगा, लेकिन ये बहुत बाद में लिखा गया हर्षचरित के। ये जो है ना अपने चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो ये क्या है अपना चरित्र लेखन पृथ्वीराज रासो, और आंसर इसका होगा हर्षचरित, जो पहला चरित्र लेखन है। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्तकालीन अभिलेखों को उनके प्रवर्तक शासकों से सुमेलित कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरफ शासक, इस तरफ अभिलेख, इस तरफ शासक। प्रयाग प्रशस्ति बड़ा ही आसान है, समुद्रगुप्त द्वारा जारी करवाया गया था। समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिशेन, उनके द्वारा इसको तैयार करवाया गया था। मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त। एरण स्तंभ लेख भानुगुप्त। तो आपका कूट क्या बनेगा, 4 1 2 3। ये जो है आपका कूट बनेगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये आपका जो है कूट बनेगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।